दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या जिनकी दीवारों में क्रैक्स आए थे। काफ़ी कमेंट्स आते थे सर क्रैक्स आ रहे हैं घर की दीवारों में प्लास्टर में, तो उसके क्या रीज़न है। और आज मैं बताऊंगा जो एज ए साइट इंजीनियर आपको क्या चेक करना होता है जब साइड पे प्लास्टर हो रहा है, जहाँ हो चुका है तो उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है, पहले क्या करनी है, बाद में क्या करनी है। तो फुल कंप्लीट वीडियो देखना जिसमें आपको फुल आइडिया लग जाएगा कि आपके प्लास्टर जब होगा तो उसमें क्या चेक करना है, करते के दौरान जब प्लास्टर हो रहा होता है उसमें क्या चेक करना है, सब चीज़ें इसमें पता चलेंगी। तो उससे पहले जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और वीडियो लाइक करना अगर पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं प्लास्टर को, क्या क्या चीज़ें आपको पहले स्टार्ट करते टाइम ध्यान देनी है। फिर बताऊंगा आपको कि बीच में क्या करना है। लास्ट में बताऊंगा कि क्रैक्स क्यों आते हैं, उसको हम बच कैसे सकते हैं। मतलब कंप्लीट वीडियो इसी पे होने वाला है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको, जब भी आपका ब्रिक वर्क हो गया उसके बाद आपका प्लास्टर का काम है, तो ब्रिक वर्क का चेकलिस्ट आपको पहले वो देख लेना है कि ब्रिक वर्क का चेकलिस्ट कंप्लीट है। उसका वीडियो मैं कल डाला था। ब्रिक वर्क में जो ग्रुप डालते हैं, वो चीज़ें करते हैं, वो सब रेडी हों तो क्यूरिंग आपको कर देनी है। प्लास्टर करने से पहले दीवारें आपकी बिल्कुल एकदम तर होनी चाहिए। वो ये नहीं है कि जब आप प्लास्टर करो तो जो आपका ब्रिक होगा वो प्लास्टर में से पानी खींचेगा और उससे श्रिंकेज क्रैक्स हो जाते हैं। प्लास्टर में छोटे छोटे क्रैक्स आपको दिखेंगे। वो ये रीज़न भी होता है कभी कभार जब आप क्या करो, आपकी दीवार पे पानी नहीं लगा है, आपने डायरेक्ट प्लास्टर कर दिया तो वो प्लास्टर कमज़ोर पड़ जाएगा। पहले आपको क्या करना है, दीवार को 5-6 घंटे पहले उसको अच्छे से क्यूरिंग कर लेनी है, अच्छे से पानी मार लेना है। थोड़ी थोड़ी जब वो सूख जाए तो आपको स्लरी, जैसे नीरू जिसे हम बोलते हैं, वो आपको डाल देना है। सीमेंट और पानी को मिक्स करके स्लरी जैसे बना के वो दीवार पे डाल देनी है। उसके बाद आपको प्लास्टर स्टार्ट करना है। फिर आपको जो सैंड यूज़ करनी है और जो सीमेंट यूज़ करना है, ये भी मेन चीज़ है क्रैक्स आने का। आपको जो सैंड यूज़ करनी है वो आपकी अच्छी सैंड होनी चाहिए जिसमें सिल्ट कंटेंट कितना 6% से कम हो। वो ये आप घर पे भी चेक कर सकते हो सिल्ट कंटेंट, उस पर मैं वीडियो बनाया था टेस्ट पे। तो 6% से कम सिल्ट कंटेंट होना चाहिए। और जो सीमेंट यूज़ करोगे आप क्रैक्स के लिए यूज़ करना है तो पोर्टलैंड, पोज़लाना सीमेंट कोई भी यूज़ करो। पीपीसी याद रखो, क्या ओपीसी नहीं करना है, इसके लिए पीपीसी सीमेंट करना है जिसकी डेट 3 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा अगर वो पुराना हुआ तो वो एक्सपायर की तरफ बढ़ चुका है, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रही है और उसमें क्रैक्स होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 2 चीज़ें आपको देखनी है और सैंड को अच्छा छान के आपको फिर उसके साथ वो करना है। ये चीज़ आपको स्टार्ट में कर देनी है जब भी आप प्लास्टर स्टार्ट करो। अभी और 1-2 चीज़ देखनी है कि क्रैक्स क्यों आते हैं और प्लास्टर अगर हम सही से करेंगे। देखो, अगर हम प्लास्टर सही से नहीं करेंगे, मोटा प्लास्टर चढ़ेगा। अगर ऐसे हमारी कितनी होती है, उसकी थिकनेस होती है उसकी 10 से ज़्यादा 15 mm मैक्सिमम, सिंगल कोड में 10 से 15 mm। अगर उससे ज़्यादा हम वो करेंगे प्लास्टर तो वो क्रैक्स और निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्लास्टर करने से पहले आपको जो ठैया रहता है, उस पर वीडियो लाया था परसों चौथ में, प्रैक्टिकल वीडियो। ठैया मार लेना है पूरे रूम में प्रॉपर की, हर जगह प्रॉपर जो हमारा प्लास्टर आए वो प्रॉपर तरीके से आए, ज़्यादा नहीं आए। अगर बाई चांस कहीं जगह पे 20 से 30 mm आपका प्लास्टर चढ़ रहा है, कुछ रीज़नों से चढ़ जाता है कि दीवार अच्छे से नहीं की है, तो वहाँ पे आपको डबल कोट करना है। सिंगल कोट रफली मार लो, उसके 24 से 48 घंटे बाद दूसरा कोट करो, फिनिश वाला कोट। तो मतलब एक कोट में कभी भी उस प्लास्टर को आपको नहीं करना है, तो वो क्रैक्स आपके बढ़ सकते हैं अगर आप एक साथ में वो करोगे। देखो, अभी बढ़ते हैं हम आगे। आगे आपको क्या देखना है, जब भी आपका ब्रिक वर्क कंप्लीट हो, जो हमारे फेस होते हैं, जहाँ पे हमारा कॉलम है और उसके साथ ब्रिक वर्क है, जहाँ बीम है उसके साथ ब्रिक वर्क है, जहाँ आपने कंड्यूट पाइप्स जो होती हैं वहाँ पे आपने पाइप डाली, क्योंकि हमारे रूम की वॉल्स में पाइपें तो आएंगी, इलेक्ट्रिक की पाइपें जो रहती हैं वो डालोगे आप, तो उसके ऊपर आपको कभी भी डायरेक्ट प्लास्टर नहीं करना है। 2 चीज़ें यूज़ करनी है। एक तो जो हमारी मुर्गा जाली या वायर मैश जिसे हम बोलते हैं, चिकन मैश, जो जाली आप सामने देख रहे हो, ये आपको कहाँ कहाँ लगानी है, जहाँ भी आपका जॉइंट बन रहा है ब्रिक वर्क का और कॉलम का, वहाँ पे आपको वायर मैश लगानी है। जहाँ आपने इलेक्ट्रिक पाइप या कंडक्ट पाइप डाली वहाँ आपको वायर मैश लगानी है। जहाँ मतलब कोई भी तोड़ फोड़ की डायरेक्ट प्लास्टर वहाँ मत करो। अंदर कोई भी पाइप डाली वॉल में, वहाँ आपको वायर मैश लगानी ही लगानी है। उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाना है। और जब प्लास्टर चढ़ाओगे तो वायर मैश बाहर नहीं दिखनी चाहिए, अच्छे से प्लास्टर उसके ऊपर आना चाहिए। ये हो गया हमारा एक चीज़। दूसरी चीज़ हो गई जो हमारे कंक्रीट के फेस होते हैं, जब हम
कंक्रीट कर देते हैं तो प्लाई से करते हैं या मैश से, तो जो सरफेस होता है बिल्कुल सॉफ्ट होता है। अगर उस पर हम प्लास्टर चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो प्लास्टर थोड़े टाइम बाद क्रैक हो जाएगा या पपड़ी बन के निकल जाएगी आपकी। तो आपको उसमें सामने जैसे आप देख रहे हो ना निशान निशान कंक्रीट पे, उसको हाकिंग कर लेनी अच्छे से, हम टाचा भी जिसे बोलते हैं, वो प्रॉपर वे से आपको हाकिंग कर लोगे, फिर उसके ऊपर प्लास्टर मारना है, फिर वो अच्छा चलेगा। और आपको हाकिंग कितनी करनी है, 1 स्क्वायर मीटर में आपके 300 से 350 निशान होने चाहिए, तो प्रॉपर से वहाँ आपका प्लास्टर लगेगा। और देखो एज ए साइट इंजीनियर आपको ये भी चेक करना है कि जो रेशो कही है ड्राइंग में 1:4, 1:6 या 1:8, जिस रेशो से भी आप प्लास्टर करो वो प्रॉपर रेशो होनी चाहिए। मतलब एक रेशो का आपका सीमेंट होगा तो बाकी 4, 6, 8 यहाँ आपका सैंड होना ही चाहिए, वो प्रॉपर अच्छी सैंड उसमें यूज़ करनी है। और जो पानी आप डालोगे वो अच्छा कंस्ट्रक्शन वाटर होना चाहिए, उसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, जब भी आप कंक्रीट या माल बनाते हो, मोटार बनाते हो, उसको 1 घंटे में आपको कंज्यूम करना है। अगर आपने 1 घंटे से ज़्यादा उसको रखा तो उसका जो सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वो क्रैक्स आने के चांसेस उसमें भी हो जाते हैं। ये हो गया। फिर आपको आगे बढ़ते हैं हम कि आपको क्या करना है। जब आपका प्लास्टर हो जाए उसको चेक कैसे करना है, जो जैसे आप सामने देख रहे हो जो फंटी, इसे हम फंटी बोलते हैं, इसकी हेल्प से आपको चेक करना है कि आपको फंटी रखनी है। अगर उसमें से कोई गैप दिख रहा है मतलब वो अंडुलेशन है, उसमें उबड़ खाबड़ प्लास्टर वो हुआ है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो चलेगा नहीं। फिर आपको क्या करना है, प्लम बॉब लेना है। प्लम बॉब जो जिससे हम उसका पूरा साउल देखते हैं, साउल भी बोलते हैं उसको। तो ऊपर आपको साउल रखना है, नीचे प्लम बॉब नीचे आएगा, उसमें ज़्यादा गैप बचना नहीं चाहिए। थोड़ा आधे mm से भी कम गैप रहेगा तो वो एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा होगा तो अंडुलेशन हुई है, कहीं जगह ज़्यादा प्लास्टर हुआ है, कई जगह कम प्लास्टर हुआ है, तो ये भी एक मिस्टेक ही लगा लो। ऐसे आप चेक कर सकते हो पूरा कि प्रॉपर से प्लास्टर हुआ है नहीं हुआ है, वो चीज़ आप देख सकते हो। देखो ये हो गया। फिर आपको जब आपका प्लास्टर हो जाए तो उसकी प्रॉपर से क्यूरिंग आपको करनी पड़ेगी। अगर आप उसमें तराई नहीं करोगे 7 दिन तो उसमें क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। मतलब मेन पर्पस यही है कि आपको उसमें क्यूरिंग करवानी है। जैसे आपका फिनिश हो गया उसके कुछ घंटों बाद आपको वहाँ पानी छांटना स्टार्ट कर देना है। और हमेशा याद रखना, जहाँ भी आपका जॉइंट होगा, मतलब स्लैब और ब्रिक का जॉइंट, स्लैब और वॉल का जॉइंट हो गया, जहाँ 2 दीवारों का जॉइंट, तो आपको वहाँ ग्रूप डालना है। ग्रूप से क्या होगा, आपने देखा होगा स्लैब और ब्रिक के जॉइंट में हमेशा क्रैक्स दिखते हैं आपको, तो उन क्रैक्स से आप कैसे बच सकते हो। अगर आपने ग्रूप डाला है 10 mm का, 10 बाई 10 mm का डाल दो ग्रूप अच्छा सा, तो उससे आपके क्रैक्स के चांसेस भी कम हो जाएंगे। वायर मैश और ग्रूप, तो वो ये 2 मोस्ट चीज़ें हैं जो आपको हमेशा प्रोवाइड करनी ही करनी है। फिर एक चीज और होती है, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में क्रैक्स आए ही नहीं, मतलब ना आपको कंक्रीट में स्लैब में क्रैक्स दिखे ना प्लास्टर में क्रैक्स दिखे, तो ये चीज अगर आप यूज करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ काफ़ी हद तक आपके क्रैक्स कम हो जाते हैं, प्लास्टर की लाइफ बढ़ जाती है। क्योंकि प्लास्टर सिर्फ वो नहीं है कि आपकी दीवारों को बचाता है, वो एक स्ट्रेंथ देता है। तो ये चीज़ यूज़ कर लो, इसका मैं पूरी डिटेल आपको देता हूँ, बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं फाइबर दिखा देता हूँ होता कैसा है फाइबर, वो देख लो आप। 3-4 किस्म का फाइबर आता है, मतलब ये सामने देख रहे हो स्टील फाइबर भी देखा होगा, छोटे छोटे मतलब ऐसे पीसीस होते हैं, जैसे बाइंडिंग वायर रहती है वैसे होती है। बाकी ये फाइबर हमारा जो हम प्लास्टर में यूज़ कर रहे हैं, इसका क्या रहता है कि क्रोजन होने के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं और उसमें ज़्यादा होते हैं। एक्सटर्नल प्लास्टर रहता है तो उसमें क्या होता है, क्रोजन आ जाती है। तो सामने पैकेट है हमारा रैक्रॉन 3S, मतलब जो फाइबर हम प्लास्टर में यूज़ कर रहे हैं। इसमें 2 टाइप आते हैं, 6 mm और 12 mm। तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन बता देता हूँ मैं कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारा जो प्लास्टर में हम मेनली इसको यूज़ करते हैं। दूसरा कंक्रीट में क्यों, इसकी मतलब वर्केबिलिटी बढ़ाने में। अगर स्लम ज़्यादा आ रहा है उसमें आप रैक्रॉन यूज़ कर सकते हो। कितना रैक्रॉन यूज़ करना है उसमें, आपने 1 m³ में आपको 900 ग्राम रैक्रॉन डालना होता है। ये हमेशा याद रखना, इतना फाइबर आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, मतलब एक तो मैंने पहले बताया कि प्लास्टर करेंगे उसमें क्रैक आ जाते हैं। तो अगर आप प्लास्टर में रैक्रॉन फाइबर यूज़ कर रहे हो मतलब, तो आपके जो श्रिंक प्लास्टिक क्रैक्स रहते हैं मतलब स्टार्टिंग में वो कम हो जाते हैं। जैसे प्लास्टर हार्ड हो जाता है वो क्रैक्स आते हैं वो कम हो जाते हैं। इसमें जो हमारी सीपेज रहती है वो कम हो जाती है। और दूसरा क्या है, इसमें जो आपने देखा होगा सीलन आती है, डैम्पनेस आती है, इससे रैक्रॉन यूज़ करने से वो भी कम हो जाती है। और वेस्टेज, अगर आप रैक्रॉन यूज़ कर रहे हो तो प्लास्टर में एक बॉन्ड बनी रहेगी और वेस्टेज भी उसमें बहुत कम हो जाएगी। मतलब खर्चा ही, मतलब अगर आप रैक्रॉन यूज़ कर सकते हो तो आपका सीमेंट, सैंड, इस सब की मतलब रेशो कम कर सकते हो आप
तो बहुत फ़ायदेमंद है। और इसका डोसेज रेट क्या रहता है, मतलब आपको यूज़ कितना करना होता है। अगर कंक्रीट यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने पहले बताया, 900 ग्राम डालना है, 1 एम क्यूब में आपको 900 ग्राम फाइबर डालना है, 12 mm वाला, ठीक है। और अगर प्लास्टर में हम 6 mm का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, 6 mm रैकराउंड रहेगा, वो कितना करना है, 125 ग्राम 1 kg, मतलब एक बैग में, मतलब 1:4 का माल बना रहे हो, उसमें 125 ग्राम आपको यूज़ करना है। और अगर मतलब जो आप उसमें मिक्सर में बनाओगे, उसमें कैसे डाल सकते हो आप, मतलब पानी ले लेना है, बकेट ले लेना है, उसमें इसको अच्छे से घोल लेना है, जैसे जितनी क्वांटिटी है उसमें आप डाल सकते हो और उसको अच्छे से मिक्स कर सकते हो। जैसे इधर लिखा हुआ मैनुअल मिक्सिंग में क्या करना है, आपको क्या करना है, उसमें 125 ग्राम विद 1 बैग ऑफ सीमेंट, मतलब एक क्या करना है, एक सी बाल्टी लेनी है, उसमें सीमेंट डाल देना है और 125 ग्राम डाल के उसको रख देना है, तो उससे वो अच्छे से बॉन्ड बनेगा, वो उसमें स्ट्रेंथ अच्छी आएगी। दूसरी चीज़ क्या है, मतलब इसको आप ऐसे मतलब कोई लोड बेरिंग चीज़ नहीं यूज़ कर सकते हो। और इंटरव्यू में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो हमारा ये होता है सेकेंडरी रेनफोर्समेंट आप किसे बोलते हैं, तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप आंसर दे सकते हो। जो हमारा फाइबर रहता है, जहाँ जो कुछ रेनफोर्समेंट को छोड़ के दूसरी चीज़ करते हैं, उसे हम सेकेंडरी रेनफोर्समेंट बोलते हो। जो सामने देख रहे हो रेट कितना है हमारा, 340 रुपये, मतलब 250 से 300 में आपको ये मिल जाएगा। और सामने देख रहे हो हमारा जो दिया भी हुआ है, क्या है, द न्यू जनरेशन सेकेंडरी रेनफोर्समेंट मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मतलब काफ़ी, अगर आप प्लास्टर में इसको यूज़ कर रहे हो ना, तो आपका प्लास्टर की लाइफ दुगनी, मैं बोलता हूँ दुगनी लाइफ उसकी हो जाएगी। और इसकी मैंने आपको बता भी दिया, और यही आप ब्लॉग हमारे वेबसाइट पे पढ़ सकते हो, उसमें मैं टोटल दे दूंगा कि आपको कितना कितना यूज़ करना होता है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट BBS पे टॉपिक लाने वाला हूँ मैं। थैंक यू।